हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने संजीव डेसवर्क को मैथ में कंप्लीट कर लिया है। साइंस में संजीव डेसवर्क चल रही है, उसके 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं। 4 मॉडल पेपर, आज 5वां हो जाएगा। ठीक है, 5वां भी हो गया, शायद 3 ही उसके बचे हुए हैं। और मैथ में हमारी एक्सीलेंट डेसवर्क चल रही थी, वो आज अपन लास्ट क्लास लेके आए हैं। 5वें मॉडल पेपर की लास्ट क्लास रहेगी, यानी यहाँ तक दोनों डेसवर्क कंप्लीट हो जाएगी मैथ में। इसके बाद में जो आपके हार्ड चैप्टर हैं, जैसे 8 नंबर चैप्टर पहले करेंगे। थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, वैसे हार्ड तो है नहीं लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है। एक 13 नंबर चैप्टर की डिमांड आ रही है। ऐसे ऐसे अपन क्या है, एक बार थोड़ा थोड़ा रिविजन और कर लेंगे जो हार्ड चैप्टर है उसका। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ में बने रहें जब तक आपका एग्ज़ाम 8 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है मैथ का। उससे पहले पहले अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है वो जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम होने के बाद में आपकी लाइव क्लास शुरू भी कर देंगे। तो देखिएगा, एक समलम आकार के खेत ABCD की बाढ़। आज की क्लास का पहला प्रश्न, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। एक समलम आकार का खेत है ABCD, ठीक है, कि बाढ़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB है वो भुजाओं AD तथा BC पे लंबवत है। ये इस पे क्या है, लंबवत है। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी की? चलिएगा, एक बार इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास आकृति ऐसे बन जाएगी। इसने दे रखा है ABCD एक समलम है जिसमें AD और BC पे लंबवत है AB। तो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा बढ़ा दें, ऐसा हमने बना लिया, ये समलम बन गया। जैसे यहां से नाम रख दिया A B C D। यहां से BC 48 है, BC 48 मीटर है। AD कितना है, CD 17 मीटर है। BC 48 है, AD का मान 40 मीटर है। ये कितना है, 40 मीटर है। तो आपको पता है टोटल बाढ़ की लंबाई दिया है। ये AB है वो लंबवत है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। किस पे है, AD और BC पे लंबवत है। AD और BC पे लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रही। दिया है आपको AD प्लस में DC। टोटल बाढ़ की लंबाई क्या हो जाएगी, DC प्लस में BC प्लस में AB। कुल मिला के चारों भुजाओं का योग 120 मीटर दे रखा है। 120 मीटर आपको दे रखा है। तो आपको AD का मान कितना दे रखा है, यहां से 40 मीटर, DC का मान 17, BC का मान 48। ये आपने AB का मान लिया x मीटर। कितना मान लिया, x मीटर मान लिया, बराबर कितना है, 120 मीटर। यहां से जोड़ देंगे 40 और 40 80, 80 8 88, 88 प्लस में 17, 8 7 15, 8 1 9 और 1 10, 105 हो गया। तो x का मान कितना होगा, 120 माइनस में 105 बराबर 15 मीटर। कितना हो गया अभी, 15 मीटर हो गया। तो AB का मान कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। तो समलम का क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो समलम ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग AD प्लस में BC गुणा में
उनके बीच की लंबवत दूरी AB। तो ये हो गया 1/2। AD का मान 40 प्लस में BC का मान 48 और इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी होती है, हमने 15 मीटर निकाली है। तो ये हो गया 1/2। 4 और 4 कितने हो गए 8, 88 गुणा में 15, 2 से काट देंगे इनको, 2 से काटेंगे तो 44, 44 आएगा। तो 44 का मल्टीप्लाई आपको 15 के साथ में करना ही है। तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 660 मीटर आएगा। कितना आएगा 660 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमें समलम, प्रश्न कौन सा था 16 था, प्रश्न 16 का आंसर आ गया समलम ABCD का हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा आई होप। सबसे पहले तो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, फिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 घातांक नियमों के या घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कर रहे हैं। इसका हमें रिजल्ट निकालना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, प्रश्न को नोट कर सकते हैं, फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, प्रश्न ये है, इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 17 के 1 का हल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 1/3 की पावर कितनी है -1 और माइनस में 1/4 इसकी पावर कितनी है -1 और इसकी होल पावर है -1। अब देखिएगा इसकी जो पावर माइनस की है उसको अपन प्लस बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। माइनस के 1/3 है, इसको अपन बना देंगे 1/3 को 3/1 बनाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं। माइनस में 1/4 की पावर -1 है तो इसको अपन बना देंगे 4/1 तो ये 4 हो जाएगा और इसकी होल पावर -1 है तो 3 माइनस में 4, 3 माइनस में 4, इसका रिजल्ट कितना आएगा -1 आएगा और -1 की पावर -1 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसको 1/1 के रूप में लिखते हैं। इसकी जो पावर है वो -1 से +1 बन जाएगी तो ये -1/1 लिख दिया और इसकी पावर वो किस में कन्वर्ट हो गई, माइनस की 1 प्लस में 1 में कन्वर्ट हो गई और ये रिजल्ट आएगा -1 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर पावर यहाँ पे सम होती, तो ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये माइनस का है वो माइनस में ही रहेगा। अब इसका सेकंड प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपने देखा था, सेकंड प्रश्न दोबारा देख लीजिएगा। 5/8 की पावर -7 है, 8/5 की पावर -4 है, प्लस की पावर बनानी है। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 5/8 की पावर -7 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 8/5 की पावर -4 है तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 8/5, 5/8 था, 8/5 की पावर 7 बन गया, गुणा में 8/5 है, इसकी पावर -4 है तो ये 5/8, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा तो ये घात माइनस की है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तो 5/8 की पावर 4 हो गई। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे इसकी ओपन कर देते हैं घात को, जैसे 8 की पावर 7 है गुणा में 5 की पावर 4 है, नीचे क्या आएगा 5 की पावर 7 गुणा में 8 की पावर 4। अब यहाँ से 8 की पावर 4 को ऊपर लेके जाते हैं और ये रिजल्ट बचेगा आपके पास में। 5 की पावर को भी अगर नीचे ले आते हैं, 5 की पावर 4 को नीचे ले आते हैं तो यहाँ से ये रिजल्ट बन जाएगा 8 की पावर 7 गुणा में 8 की पावर -4 हो गया और ये बन गया आपके पास में 5 की पावर 7 और ये नीचे आएगा तो 5 की पावर 4 के रूप में माइनस के रूप में आ जाएगा। तो आधार समान होने से घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने से घातें जुड़ जाती हैं। तो 8 की पावर 7 और बीच में प्लस आता है लेकिन -4 है तो 7 - में 4 अपॉन में 5 की पावर
7 माइनस में 4, तो ये रिजल्ट आएगा 8 की घात 7 माइनस में 4 यानी 3, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 7 माइनस में 4। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, पूरे सारी की सारी टर्म लिखी है, इसमें कोई टर्म यहाँ पे क्या है कैंसिल नहीं किए बीच में। तो 5 की पावर कितनी होगी 7 माइनस में 4, 3 आ गई। तो इसको या तो ये आंसर छाप सकते हैं, ये या तो आप ये आंसर छाप सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/5 की पावर 3 लिख सकते हैं, या ये आंसर छाप सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं 5 की पावर 3 यानी 512 और 5 की पावर 3 125, या आप ये भी आंसर छाप सकते हैं। इज दैट क्लियर? 8 64 और 8 चौके 32, 512 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। इस तीनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, आपका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, परमेय संख्या माइनस के 2/5 व 1/2 के मध्य 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उन्हें संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित भी करना है, इन्हें आपको संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित भी करना है। तो माइनस के 2/5 है और 1/4 है, 1/2 है, इसके बीच में आपको 4 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो प्रश्न संख्या 18 का सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे माइनस के कितना है अभी, माइनस के 2/5 है, माइनस के 2/5 और एक है आपके पास में 1/2। इनको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाला हर दोनों में सेम हो जाए। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, जैसा कि 10 बना लें, तो 10 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के 4/10, और इसको अपन 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें नीचे 10 बनाना है तो 5/5 दूनी 10। दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान है, तो लिखेंगे अतः माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य 4 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, जैसे माइनस का 3/10 लिख सकते हैं, माइनस का 2/10 लिख सकते हैं, माइनस का 1/10 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस वाली भी लिख सकते हैं, आप इसके अलावा प्लस वाली भी लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप माइनस वाली ही लिखें, आप 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1 से लेकर 4 तक वो 4 संख्याएं लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। लेकिन आपको इसको संख्या रेखा पे डिनोट करना है, तो प्लस वाली होगी तो 0 से आगे की तरफ चली गई, और माइनस वाली होगी तो 0 से पीछे की तरफ चलेगी। तो ये माइनस इन्फानाइट, ये आपका प्लस इन्फानाइट, यहाँ पे 0, यहाँ इस साइड में प्लस का मान चलेगा 2, 3, 4, 5, 6, इधर माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो माइनस का 1/10, ये हो जाएगा 2/10, माइनस का 3/10, माइनस के 4/10, माइनस के 5/10, माइनस के 6/10, और ये प्लस में चल जाएगा 1/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 5/10, ये हो जाएगा 6/10। ये चलेगा आपका प्लस में, ये चलेगा माइनस में। जबकि आपके पास में 4 संख्याएं कौन कौन सी है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से, या जैसे इस पे राउंड लगा सकते हैं, आपके पास वहाँ पे ओनली फॉर एक ही पेन होगा, ब्लू या ब्लैक होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा अलग कर दें इसको राउंड, या तो इसका ऐसे राउंड लगा दें 1, 2, 3, 0/10 का मतलब यही है, 0 आप इसको 10 लिख सकते हैं। तो ये 4 संख्याएं हैं जो आपने संख्या रेखा पे, 4 परमेय संख्याएं जिनको आपने संख्या रेखा पे डिनोट कर दिया। सभी के समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसमें हमें कहा गया है कि यदि राम 4096
रुपये 4096 कुल 18 महीने के लिए 12 सही 1/2 वार्षिक दर पे उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। शर्त क्या है? अर्धवार्षिक है। तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा यानी ब्याज साथ में ऐड करेगा, यानी मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी टोटल मिश्र धन आपसे पूछा है भी कितना ऐड करेगा, कितना लेगा, कितना जमा करेगा। तो इसमें आपको मिश्र धन निकालना है, जबकि शर्त अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक होने के नाते आप क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे। तो 18 महीने का दुगना करेंगे तो 36 महीने हो जाएगा। 36 महीने में वर्ष बनेंगे 3, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो आप 12 का भाग लगा देंगे 36 में, तो 3 वर्ष टाइम आ जाएगा आपके पास में। दर 12.5 है तो ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसका आप आधा कर देंगे। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न संख्या 19, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, दिया है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4096, रेट कितनी है, दर कितनी है 12.5, 12 सही 1/2% दे रखा है। मिश्र भिन्न को भिन्न में चेंज कर लें, 12 दूनी 24 1 25, 25/2% है। और टाइम कितना है, समय कितना है 18 महीने। 18 महीने अगर इसको वर्ष बनाए महीने और वर्ष बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष हो जाएगा। लिखेंगे शर्त अर्धवार्षिक है। शर्त क्या है, अर्धवार्षिक। ये पूरा लिखना है आपको। शर्त अर्धवार्षिक है तो रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी इसकी आधी 25/4 हो जाएगा। 25/4 हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/2 है, इसकी आधी 25/4 हो जाएगी। समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा आपके पास में 18 गुणा में 2, यानी 36 महीने। 36 महीने यानी आपके पास समय वर्ष में हो जाएगा 3 वर्ष। अब निकालते हैं अपन मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटे 100 घात समय। प्रिंसिपल वैल्यू 4096, 4096 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में दर का मान कितना है 25/4, 25/4 भाग में 100 और इसकी घात कितनी है 3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 4096 गुणा में 1 प्लस ये 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और 4 नीचे आएगा, 100 के साथ में आएगा तो 400 हो जाएगा। 4 गुणा 100 400 हो जाएगा। 400 भाग 3 है, इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा 4096, 400 प्लस में 25 425 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 425 होगा, जोड़ेंगे तो नीचे आएगा 400। 3 बार है, 3 बार लिख देते हैं, यानी घात 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 425 बटे 400 गुणा में 425 बटे 400। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, इसको काटेंगे तो इस हिसाब से कट जाएगा। 400 को काटेंगे पहले तो 417 और 416, 25 से कट जाएगा शायद। 25 का मल्टीप्लाई 16 के साथ में करेंगे तो 400 आएगा और ये आपका आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 25, 16, ये आ जाएगा 25 से काट रहे हैं भी 16 बार भाग जाएगा, ये 17 बार भाग जाएगा। अब ये 16 की आपके पास में क्यूब होती है, 16 की क्यूब हो जाएगी आपके पास में, जैसा कि 16 मल्टीप्लाई 16 तो यहाँ से 4096 कट जाएगा। 4096 यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ से 4096 नीचे बच गया 16 गुना 16 गुना 16, तो ये 16 की क्यूब होता है 4096, तो ये कट जाएगा। ठीक है, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 आएगा। अब आपके पास में बचता है 17 गुना 17 गुना 17, इसका 17 का क्यूब होता है 4913, 4913। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि रामकुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो 4913 रुपये की राशि प्राप्त करेगा। ये आपके पास में राइट हो जाएगा। इसका देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इज दैट क्लियर, सभी के समझ में आया 19 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे।
3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक है, इनका योग 51 है। अपन मान लेते हैं, अपन मानते हैं कि पहला पूर्णांक x है, प्रश्न संख्या 20 है। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक इज इक्वल टू x है, तो दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस में 1 तथा तीसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस में 2। लगातार की बात चल रही है तो तीनों लगातार है, एक एक का बीच में डिफरेंट है, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है तो एक एक का बीच में अंतर आता है। तो पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा x प्लस में 1, तीसरा x प्लस में 2 आ गया। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न वाला कि सभी का योग यानी x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 2, सभी का सम कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। सभी को जोड़ दें, x एक तरफ जुड़ जाएगा, x प्लस x 3x हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू 51 हो गया। तो ये क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस में 3, 51 में से 3 को घटा देंगे, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा 3x इज इक्वल टू 51 माइनस में 3 48। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 48 भाग में 3 चला जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो 3 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 16 आ गया। x का मान कितना आ गया, 16, 16 3 48 होता है। तो लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक बराबर 16, दूसरा पूर्णांक 16 1 17 और तीसरा पूर्णांक बराबर 17 1 18 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में कंटिन्यू 3 लगातार पूर्णांक आ गए हैं। समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 21 को, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा, ये आपको बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 10 पशु और आ जाएं तो मान लीजिए कि उसका भोजन है वो 6 से कम दिन तक चलेगा, 6 से कम दिन तक चलेगा। अगर 6 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो आपका गलत है। तो देखते हैं, प्रश्न को लिखते हैं। पहले तो क्या दे रखा है, प्रश्न 21 कि एक किसान के पास पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। दिया है 20 पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन, 20 पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन बराबर 20 पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन बराबर 6 दिन के लिए भोजन बराबर 6 दिन। ठीक है, पशुशाला में 10 पशु और आ जाते हैं अब माना कि भोजन चलेगा इज इक्वल टू x दिन। ये आपने मान लिया कि अब 10 पशु और आ जाते हैं, अब भोजन चलेगा बराबर x दिन। तो यहाँ से अनुपात समानुपात के हिसाब से करेंगे, तो 20 पशुओं के लिए भोजन चलता है 6 दिन।
20 पशुओं के लिए भोजन चलता है 6 दिन। 10 पशु और आ जाने से 20 प्लस में 10 पशु और आ गए, अब भोजन चलेगा x दिन। अब भोजन कितना दिन चलेगा? x दिन चलेगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। 6 × 18, ये ऐसे अनुपात समानुपात के हिसाब से हो जाएगा। अब ये प्रश्न एक तरीके से विलोमानुपात के तरीके से हो गया। जैसे पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है। जैसे और पशु आ जाएं, 10 पशु और आ जाएं तो और कम समय में भोजन चलेगा, और पशु आ जाएं तो और कम समय में भोजन चलेगा। यानी जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या घट रही है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, जैसे 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था और अब 10 पशु और आ गए, यानी 20 प्लस में 10 पशु और आ गए, अब उनके लिए जो भोजन चलेगा वो x दिन चलेगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। हमें तो x का मान निकालना है, तो ये 20 गुणा में 6 और ये 20 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 दुए 4 दिन हो जाएगा। तो जो 10 पशु और आ जाते हैं, यानी टोटल पशुशाला में 30 पशु हो जाते हैं, 30 पशुओं के लिए जो भोजन चलेगा वो 4 दिन चलेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अपन इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेंगे। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको 22 है। PORSTUV के विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको आकृति दिखाई दे रही है। तो इस आकृति में आपने डिवाइडेशन कर दिया। डिवाइडेशन ऐसे कर दिया कि ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग है। ठीक है, और इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो पहली आकृति का निकालते हैं। जैसे मैं लिखूं 1 नंबर आकृति, या समलम कह सकते हैं इसको एक तरीके से, समलम ऐसे कहो कि समलम PQRA का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग PQ प्लस में AR और उनके बीच की दूरी PA, तो ये हो जाएगा 1/2 PQ का मान 40 प्लस में AR का मान 60 और OA का मान PA का मान कितना हो जाएगा? इनके बीच की दूरी कितनी है? 60 है। काट देंगे, 30 बार कटेगा, 100 प्लस 40, 40 प्लस 60, 100 हो गया। 100 का गुणा 30 के साथ में करना है, कितना होगा? 3000। 3000 वो लंबाई किस में दे रखी है? लंबाई एक बार देख लेते हैं, ऊपर दे रखा है कोई आकृति में बांटा गया है। मीटर में काट लें 20 को। आकृति हमें कुछ दिया तो नहीं गया, कोई हिंट नहीं दे रखा है इसने, न तो ऊपर न को नीचे। तो अपन क्या करते हैं, इसको मीटर में मान लेते हैं। जो इकाई है वो किस में? मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरा, समलम ARST का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग AR प्लस में TS गुणा में उसके बीच की दूरी TA, तो ये हो जाएगा 1/2 60 प्लस में 65 गुणा में 60 से 130 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसको काटें, ये 35 बार हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 12, 125 गुणा में 35, 125 का गुणा 35 के साथ में करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 125 का मल्टीप्लाई 35 के साथ में, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 एक 6, 625 हो गया। गुणा में 375, 5 7 7 और 6 13, 3 एक 4, 43, 4375, 4375 इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, ये प्राप्त हो गया। इसके बाद में यहाँ से 3 नंबर आकृति देखते हैं। आकृति नंबर 3 लिखेंगे यू बी टी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यू बी टी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा बी टी, तो ये होता है 1/2, ये हो गया 62 गुणा में 80 से ये हो जाएगा 50, काटेंगे इसको 25 बार कटेगा, 25 दूनी 50, 25 छिका 150 और ये 25 दूनी 50, 5 हो गया 155 हो गया, 155 यानी 1550 मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और ये भी क्या किस में आया था, मीटर स्क्वायर में आया था, 4375। अब नीचे जो आकृति दे रखी है ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं न तो समलंब की आकृति दिखाई दे रही है, जैसे इसने बना रखा है एक तरीके से न तो समलंब की आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपको ऐसी आकृति दिखाई नहीं दे रही है कि समलंब है नहीं है, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि, लेकिन ये जो लेंथ दे रखी है आपको यूवी, ये आपको 50 दे रखी है। तो 50 क्यों दे रखी है, क्योंकि ये समलंब इस प्रकार से बना दिया इसने, वैसे तो नहीं बन रहा, वैसे देखने में थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो लंबाई दे रखी है उसके हिसाब से आपका ये समलंब बन रहा है। और समलंब कहाँ पे बन रहा है बता दूं मैं, यू वी और बी पी ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो चौथे का निकालेंगे। समलंब यू बी पी वी का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग यूवी प्लस में बीपी और उनके बीच की दूरी यूबी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, ये आपके पास में हो गया 50 प्लस में बीपी का मान कितना है 80, बीपी का मान कितना है टोटल 80 है, और इनके बीच की दूरी है ये है 62, जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 130 हो गया, और ये 62 हो गया, तो ये कट जाएगा 31 बार कटेगा, 62 2 से काटेंगे तो 50 और 80 कितना हो गया, 50 और 80 8 5 13 130 हो गया, गुणा में 31 हो गया, ये आपके पास में आ गया 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 दिया 3 93 9 बच गया, फिर आएगा 31 से कम 31 और 9 40 4030 मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, लिखेंगे आकृति, यहाँ पे लिखेंगे आकृति पी क्यू आर एस टी यू वी का क्षेत्रफल होता है टोटल्स, यहाँ पे हो जाएगा 3000 प्लस में 4375 प्लस में 1550 प्लस में 4030, सभी को जोड़ देते हैं, लास्ट में 005, ठीक है, 3 5 8 8 7 15 15 का 5 एक असर लग जाएगी, 5 5 और 3 8 8 1 9, कोई आंसर नहीं, 0 लगेगा, 4 1 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12, तो 12,955 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास में इस आकृति का आंसर आ जाएगा। इस आकृति का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों की समझ में आया, वेरी इजी एंड सिंपल प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके अथवा में है, इसमें से कोई एक करना है। निम्नलिखित को हल ज्ञात कीजिए। एक घनाभाकार गोदाम जिसकी माप ये है के अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, जबकि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब दे रखा है।
0.8 मीटर क्यूब दे रखा है, तो एक बार अपन क्या करते हैं, इसकी भुजा निकाल लेते हैं घन की। तो जो गिवन है वो लिखते हैं एक बार, जैसा कि प्रश्न संख्या 21 का अथवा 21 का अथवा वाला प्रश्न है। घनाभ की लंबाई, लिखेंगे यहाँ से, घनाभ की लंबाई 60 मीटर, घनाभ की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 40 मीटर, और घनाभ की ऊंचाई इज इक्वल टू 30 मीटर है। तो इसका आयतन, ठीक है, अपन देख लेते हैं कि माना घनाभ के अंदर, n घन रखे जा सकते हैं। घनाभ के अंदर n घन रखे जा सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर n घनों का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इज इक्वल टू n गुणा n घनों का आयतन, n गुणा या n घनों का आयतन या n गुणा एक घन का आयतन। और एक घन का आयतन क्या होता है, दे रखा है आपको 0.8। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, l का मान कितना है 60 गुना में 40 गुणा में 30 डिवाइड बाई 0.8 कितना हो जाएगा आपके पास में 0.8, पॉइंट हटाएंगे, इधर ऊपर लग जाएगा 10। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे भी, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 6 5 30, 300 गुणा में 300, 300 गुणा में 300, तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा 3 3 9, और ये डबल 0 और हो जाएगा, 4 0 लग जाएंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 9,000 घन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9,000 घन। ये आपके पास में इसका राइट आंसर बनेगा, 9,000 घन हो जाएंगे। तो घनों की संख्या आपसे पूछी है कि जो घनाभाकार डब्बे हैं या घनाभाकार डिब्बे हैं वो कितने रखे जा सकते हैं, तो 9,000 रखे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या, इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे, इसका 21 नंबर का जो सेकंड का सेकंड है, जैसे कि अथवा का सेकंड है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक खोखला बेलन है, ठीक है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 है, इससे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा जाता है। 33 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप आपको लेके आना है, आयताकार चादर का आपको परिमाप लेके आना। अब देखिएगा यहाँ से आपको इसको लंबाई के अनुदिश काटना है, ऊंचाई के अनुदिश काटना है। तो सबसे पहले अपन एक बेलन बनाते हैं, खोखला बेलन। जैसे आपके पास पेज होगा, पेज को मोड़ के आप रोल करके बना सकते हैं। इसका जो सेकंड नंबर है, ऐसा कोई आपके पास में एक खोखला बेलन है, ठीक है, इसको अपन इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटेंगे। जैसे कि आपने इसको काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया इसको, ठीक है, इसके अनुदिश काट दिया। और इसमें और क्या दे रखा था आपको इसमें दे रखा है 33 सेमी चौड़ाई, 33 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है इससे। जैसा कि इसको काट के एक चादर बना दी, इसको ओपन कर दिया,
और ओपन इस प्रकार से कर दिया। ऐसे एक चादर बनेगी आयताकार काट कर, ठीक है, जिसकी क्या है चौड़ाई दे रखी है आपको 33 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 33 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसकी लंबाई पता नहीं है, लंबाई अपन ने मान लिया कि L सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप हमें निकालना है। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जबकि हमें दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh इजिकल टू, और ये क्वेश्चन में गिवन कितना आपको दे रखा है 4224 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकालें, और वर्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2πr होती है, जबकि h का मान तो 33 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। 2πr, h का मान 33 है, और यहाँ से 4224 है, 33 का भाग लगा देंगे तो 2πr का मान आ जाएगा, 2πr का मान आ जाएगा 4224 डिवाइड बाय 33। तो आपको इसमें 33 का भाग करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको 2πr का मान यानी 33 से इसमें भाग देंगे तो 128 बार जाएगा। 33 का 4224 में भाग लगाएंगे तो 128 आएगा, 128 सेंटीमीटर आ गया, यानी 2πr का मान 128 सेंटीमीटर आ गया प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसकी लंबाई आ गई। 2πr होता है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि को ओपन करके लेंथ बना दिया, यानी ये जो L का मान आ गया वो कितना आ गया 128 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आयताकार चादर की परिमाप निकालनी है, तो चादर का परिमाप लिखेंगे, चादर का परिमाप, और परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 128 है, प्लस में चौड़ाई कितनी है 33 है, तो ये क्या रिजल्ट होगा, 2 गुना में लेंथ है 1, 8 3 11, 2 और 3 5 1 6, 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 322, 2 1 कम 2 6 दूनी 12, 1 2 1 कम 2 और 1 3, 322 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आयताकार जो चादर का परिमाप होगा वो कितना आ जाएगा 322 सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर आ गया। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 22 अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों ही, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में चलते हैं आपस नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपके सामने आ जाती है इसमें 22 को देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। 22 ने 22 कर लिया है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, किन्हीं 2 के करने हैं और टोटल्स इसमें 4 दे रखे हैं, जो आपको इजी लगे वो इसमें से कर सकते हैं। जैसा कि a² प्लस में 8a प्लस में 16, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चारों एक जैसे हैं, चारों में से किसी 2 को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चारों के चारों करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 का पहला उठाते हैं। इसमें आपको दे रखा है a² प्लस में 8a प्लस में 16, गुणा करने पे 16a² यानी बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई, बीच वाले का जोड़, और जोड़ने से आना चाहिए आपके पास में 8a, जोड़ने से 8a आना चाहिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे a² प्लस में 4a प्लस में 4a प्लस में 16। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 से a कॉमन आ गया, तो a प्लस में 4 प्लस का 4 यहाँ से a प्लस में 4, तो सभी में से
ए दोनों में से ए प्लस में 4 कॉमन आ गया तो ए प्लस में 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। सेकंड उठाते हैं, इसमें दे रखा है 4x की स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4 दे रखा है। गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने से माइनस के 8 आना चाहिए, तो ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे 4x की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 है। फर्स्ट 2 से कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस में 1 माइनस का 4 आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस में 1, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा x माइनस में 1 4x माइनस में 4, तो ये क्या बन गया x माइनस में 1, 4 इसमें से कॉमन आ गया तो x माइनस में 1, तो ये फैक्टर बन जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, x माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस में 1 का स्क्वायर आ गया। इज दैट क्लियर? ये इसका राइट आंसर बन गया। इसके बाद में तीसरे का करते हैं, तीसरे के फैक्टर करते हैं। इसमें आपको दे रखे हैं पी स्क्वायर माइनस में 10p प्लस में 25, गुणा करने पे 25 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने से माइनस के 10p आना चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं पी स्क्वायर माइनस के 5p जोड़ेंगे माइनस के 10p, गुणा करेंगे माइनस और माइनस प्लस, 5 5 25 पी स्क्वायर, 5 5 25 पी स्क्वायर। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा तो p माइनस में 5 बचेगा। सेकंड 2 से माइनस के 5 कॉमन आ गया तो p माइनस में 5 बचेगा, 25 में 5 का भाग लगाएं तो 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी के समझ में आया। अब यहाँ से देखिएगा p माइनस में 5 और ये बन गया p माइनस में 5, ये आपके पास में इसका राइट आंसर बन गया, ये तीसरे का राइट आंसर बन गया। अब इसके बाद में चलते हैं चौथे का। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई फ़ोटो खींचना चाहता है फ़ोटो खींच सकता है, वीडियो को पॉज करके अगर कोई नोट करना चाहता है, सीखना चाहता है तो ये कर सकता है काम। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर का अपन करते हैं। यहाँ से 4 नंबर के फैक्टर करते हैं। 4 नंबर में आपको दे रखा है 121b स्क्वायर, 121b। अब देखिए यहाँ से 121b का स्क्वायर माइनस में 88bc और प्लस में 16c स्क्वायर है, इसके फैक्टर करने हैं। गुणा करने पे तो आपके पास में आना चाहिए 121 और 16 का मल्टीप्लाई, देखते हैं कितना होता है। 121 गुणा में 16 का मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आता है 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7 726 और मल्टीप्लाई में 1 2 1, तो ये हो गया 6 3 9 1 1936। जोड़ने और घटाने पे 88 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 88 आना चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं आपको लेके आनी है, ऐसी कोई दो संख्याएं आपके पास में होनी चाहिए जिनका योग तो 88 आ जाए और जोड़ने पे 19। जैसे अपन अगर करें 44 और 44, ये कितना होता है एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 16 और 1 17, ये हो जाएगा 1776। 6 7 और 6 13, 7 1 8 1 9 1936 हो गया ना। तो यहाँ से लिखेंगे 121b स्क्वायर माइनस में 44bc माइनस के 44bc प्लस के 16c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आएगा? फर्स्ट 2 से कॉमन आ जाएगा 11b, तो ये बन गया 11b माइनस में 4c 4c हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिया और 4 और c कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 11b माइनस में 4c, तो ये रिज़ल्ट हो गया 11b माइनस में 4c और ये बन जाएगा 11b माइनस के 4c। ये आपके पास में राइट आंसर बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर?
सभी के समझ में आया क्या? ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है। इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेमी या 5.0 सेमी या 5 सेमी है तथा 4 सेमी है की रचना कीजिए। एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेमी और 4 सेमी है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस का है। एक आपने 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। आपको पता है कि आयत होता है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपने 5 सेंटीमीटर खींच दिया, 5 सेंटीमीटर खींच दिया। ये ए बी आपने नाम दे दिया इसका। पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का। 60 और 120 के बीच में जो चाप लगेगा वो 90 का लगेगा। इस पे आपको ऐसे जो रेखाखंड आपने खींचा है उस पे आपको कितना करना है? 4 सेंटीमीटर करना है। कितना करना है अभी? 4 सेंटीमीटर करना है। तो ये हो जाएगा बिंदु सी, ये हो जाएगा आपके पास में 4 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से इस पे आप चाप काटेंगे 60 का, 120 का और ये 90 का। तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 4 सेंटीमीटर। ये बिंदु हो जाएगा डी, और डी और सी को आपस में मिला देंगे। डी और सी को आपस में मिला देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास में क्या बन गया? एक आयत बन गया। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपके पास प्रकार होगा, मैं हाथ से काट रहा हूँ। कई बार विद्यार्थी कमेंट करके बता देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि सर जी आप तो ऐसे ही काट रहे हैं, आप प्रकार की सहायता से काटे। तो बेटा ये डिजिटल है, इस पे प्रकार में यूज नहीं कर सकता, आपको दिखाई भी नहीं देगा अगर मैं प्रकार यूज भी कर लूँगा तो आप क्या है ऐसे ही समझें। आपके हाथ में प्रकार है, जैसे जैसे मैंने चाप काटा है उसके अकॉर्डिंग आप काटने की कोशिश करें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताएं। व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास में है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देता हूं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक चतुर्भुज प्लेन की रचना करनी है। एक चतुर्भुज है, इसकी प्लेन की रचना करनी है। PLAN, PL आपको 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री है की रचना कीजिए। आपको इसकी रचना करनी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिएगा चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। चॉइस का अथवा वाला, चॉइस का अथवा वाला करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको PL 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। PL आपने 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। ये P, ये L, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। LA 6.5 सेंटीमीटर, जबकि P पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। P पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 का, 120 का, ये 90 का। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर आपको क्या करना है? PL आपने 4 सेंटीमीटर खींच दिया है और ये 90 डिग्री का बना दिया आपने। LA एक कच्चा डायग्राम बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, थोड़ी सी आकृति का अंदाजा हो जाएगा कैसे बनेगी। PLAN, ठीक है। PLAN ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। LA का मान कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है। 6.5 सेंटीमीटर है। एंगल A कितने का है भी? एंगल A 110 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल N, ये जो एंगल N है वो 85 डिग्री का है। ये 85 डिग्री का है। ये आपके पास में 85 डिग्री का है। तो इसमें कोई और तो नहीं दे रखा ना, रेखाखंड LA ही दे रखा है। इसके अलावा कोई और रेखाखंड दे रखा है? 2 ही रेखाखंड दे रखे हैं। तो ये बताइए, ये 90 का, ये 85 का, ये 110 का, और ये कितने का होगा? एंगल L का मान कितने का होगा ये हमें देखना है। तो एंगल L का मान हमें देखने के लिए ये जैसे मैंने रेड कलर से बनाया उसकी अपन अकॉर्डिंग इसके ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि अपन लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है। चतुर्भुज लिखेंगे यहाँ से, चतुर्भुज PLAN में एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। एंगल P का मान 90 डिग्री है,
एंगल एल का मान x डिग्री मान लिया, एक बार x डिग्री मान लेते हैं। एंगल ए का मान 110 डिग्री मान लिया, एंगल एन का मान 85 डिग्री मान लिया, ये हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री का मान कितना होगा, 360 डिग्री में से ये घटा देंगे 85, 110 और 90 200, 285 घटा देंगे, 285 घटाएंगे तो 15 तो ये 60, वो 60 70 75 डिग्री आ जाएगा। कितनी डिग्री आएगा, 75 डिग्री आएगा शायद। आई होप हमने कैलकुलेशन सही किया है एकदम ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एल बिंदु है इस पे कितने का एंगल बनाना पड़ेगा, इस पे आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो आप काटेंगे तो आप डी की सहायता से बना लीजिएगा, ये वैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जिस पे 15 का भाग जाता है वो बनेगा, तो ये बन जाएगा 90 और 60 के बीच में जो चाप काटेगा ना वही 75 का होगा। आप डी की सहायता से बनाएंगे तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन आएगी ऐसे जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। और इस पर आपको दूरी लेनी है 6.5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये जो दूरी होगी वो 6.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे बिंदु ए आ गया। ए पे आपको क्या करना है, 110 डिग्री का बनाना है। ए पे आपको 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से आप 110 डिग्री का ये डी की सहायता से बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 110 डिग्री का होगा। डी की सहायता से बनाएंगे ठीक है। ये जो दूरी हमें दे रखी नहीं दे रखी है पता नहीं, लेकिन ये जो एंगल बनेगा वो 85 डिग्री का बनेगा। आप काउंट करके देख सकते हैं, ये जो आपका 90 डिग्री का है ठीक है। ऐसे इस प्रकार से इसकी रचना करनी पड़ेगी आपको ठीक है। आई होप जो मैंने समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। रचना करनी है, 4-5 लाइन हिंदी में जरूर लिखनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं 6 के 6, अन्यथा आधे ही नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या लास्ट पे। प्रश्न संख्या लास्ट आ जाती है, निम्न तालिका प्रयोग एक रैखिक आलेख बताइए। एक आपको इसमें रैखिक ग्राफ खींचना है। जैसे किसी विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में इस प्रकार से है, हजारों में इस प्रकार से है, पुरुषों की संख्या है, स्त्रियों की संख्या है। आपको क्या करना है, आपको इसमें रैखिक ग्राफ खींचना है ना, एक रैखिक आलेख खींचना है। चलेगा, बढ़िया प्रश्न है, करते हैं इस प्रश्न को भी अच्छे से करेंगे। एक अपन ने ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींच ली, ऐसे ऊर्ध्वाधर थोड़ी सी सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन आ जाएगी इस प्रकार से ठीक है। और एक ऐसे जो एक्स एक्स आएगी, यहाँ पे मूल बिंदु होगा और ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। एक साइड में मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ 2003, यहाँ से लिख दिया मैंने 2003, ये मैंने लिख दिया 2004, ये मैंने लिख दिया 2005, ये मैंने लिख दिया 2006 और ये मैंने लिख दिया 2007। इधर आप पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या पे आप ग्राफ खींचेंगे तो ये जो आंकड़ा बन रहा है आपका ये लास्ट 13 तक जा रहा है। 10 से शुरू कर दूं मैं, यहाँ से शुरू कर दूं 10, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर दूं आंकड़े को, ज़्यादा बड़ा मैटर तो है नहीं, लगभग 12 13 लास्ट है, 14 लास्ट है। तो जैसे 10 ये आपने ले लिया, 11 ये आपने ले लिया, 12 ये आपने ले लिया, 13 और ये आपने ले लिया 14। अब इसके बीच में जैसे मैं जो रेड से ग्राफ बनाऊंगा वो पुरुषों के लिए है, रेड से जो ग्राफ बनाऊंगा वो पुरुषों के लिए है। 2003 में पुरुषों की संख्या 12 है, 2003 में पुरुषों की संख्या 12 है तो 10 और या 12 है भी, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा पुरुषों की संख्या। 2004 में 12.5 है, 2004 में 12.5 है तो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा ये ग्राफ ठीक है। समझ में आया सभी के। 2005 में 13 है, 2005 में कितना है 13 है तो थोड़ा सा ऊपर और बढ़ जाएगा, ये हो गया। 2006 में 13.2 है, 2006 में 13.2 है समथिंग है, ऐसे कर दिया। और 2007 में 13.5 है, 2007 में 13.5 है तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐसे लाइन से मिलाएंगे, ऐसे मिला दिया ठीक है। तो ये क्या होगा, पुरुषों के लिए हो गया, ये जो है वो पुरुषों के लिए, पुरुषों के
लिए। अब अपन कलर चेंज करके दूसरा जो ग्राफ खींचेंगे वो स्त्रियों के लिए खींचेंगे, महिलाओं के लिए 11.3 है। 2003 में 11.3 है तो थोड़ी सी कम है, 11.3 यहाँ पे आ गया। 2004 में 11.9 है, 2004 में 11.9 है तो ये इससे कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे और कर दूँ मैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर दूँ और ये यहाँ पे 11.9 यहाँ पे कर दिया। 2005 में 13 है, 2005 में 13 है और इधर भी 13 है तो दोनों में काट गया, दोनों कट गए ना। 2006 में 13.6 है, 2006 में 13.6 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 13.6 है तो ये ऊपर चला जाएगा 2006 में। इसके बाद में 2007 में 12.8 है, 12.8 है वो नीचे आ जाएगा, 2007 में 12.8 है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे इसको मिलाना है, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे मिला दिया, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा स्त्रियों के लिए। इज दैट क्लियर? सभी के समझ में आया? इस प्रकार से आपको ग्राफ की। सर जी हम वहां से कलर कैसे चेंज करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, एक आप डैश डैश लाइन खींच देना, डैश डैश लाइन खींचोगे वो पुरुषों के लिए हो जाएगी, डार्क लाइन खींचोगे वो महिलाओं के लिए हो जाएगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से वहां पे कर सकते हैं जैसा कि आपको क्लासरूम में करवाया गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के प्रश्न। जो हार्ड चैप्टर हैं उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, जो इजी चैप्टर वो बाद में करेंगे। आपकी एग्जाम तक क्लासें चलती रहेगी। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।